नमस्ते दोस्तों, ड्रामा क्वीन पूजा में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप तैयार हैं आज के उड़ने की आशा के उस धमाकेदार एपिसोड के लिए जिसमें हम सभी को अपनी कुर्सी से बांधे रखा? यकीन मानिए, आज के एपिसोड में एक ऐसा मोड़ आया है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। एक ऐसा फैसला, एक ऐसी शर्त जो पूरे देशमुख परिवार की जिंदगी बदलने वाली है। कौन सोच सकता था कि एक माफी की कीमत इतनी बड़ी होगी? और चिट्टी भाई साहब, उनका नया खेल देखकर तो मेरे होश उड़ गए। क्या दिनेश सच में मरा नहीं? ये सब क्या चल रहा है? रुकिए रुकिए, सब कुछ बताएंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाकर घंटी का आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि उड़ने की आशा का कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के 19 सितंबर के एपिसोड का धमाकेदार रिव्यू। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक ऐसे माहौल से जहां चिंता और तनाव साफ झलक रहा है। सचिन और साहिली दोनों वकील के ऑफिस में बैठे हैं और वकील साहब उन्हें समझा रहे हैं कि वक्त बहुत कम है। दिलीप के पकड़े जाने से पहले ही उन्हें कोई ठोस कदम उठाना होगा। सोचिए, एक परिवार का बेटा पुलिस के शिकंजे से बचने के लिए छिपा हुआ है और उसके अपने ही परिवार के लोग उसे बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं। कितनी मुश्किल घड़ी है ये। वकील साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि पुलिस सबसे पहले रिश्तेदारों और जानकारों की ही छानबीन करेगी, और यही वो बात है जो सचिन और साहिली को डरा रही है। तभी वकील साहब एक ऐसा सवाल पूछते हैं जिससे हमें भी थोड़ी हैरानी होती है। वैसे दिलीप है कहाँ? और सचिन बताता है कि दिलीप उसके एक दोस्त के घर छिपा है। अब ये दोस्त कौन है, कहाँ है, ये तो हमें बताया नहीं गया, लेकिन इतना तो तय है कि हालात काफी गंभीर हैं। वकील साहब ने भी कह दिया कि वक्त बहुत कम है, उन्हें तुरंत कोई रास्ता निकालना होगा। और साहिली बेचारी, उसकी आंखों में आंसू थे जब उसने वकील साहब से मदद की गुहार लगाई। उसने बताया कि पुलिस पहले ही उसकी मां को पूछताछ के लिए ले गई थी और बड़ी मुश्किल से उन्हें छुड़वाया गया था। सोचिए, एक गलती की कीमत कैसे पूरे परिवार को चुकानी पड़ रही है। सचिन की चिंता भी जायज थी जब उसने बताया कि इंस्पेक्टर ने धमकी दी है कि अगर दिलीप को समय पर नहीं लाया गया तो साहिली की मां पर केस डाल देंगे। ये सुनकर तो मेरा भी दिल बैठ गया। बेचारे, एक तो मुसीबत में है, ऊपर से ऐसी धमकियां। लेकिन वकील साहब, वो तो वकील हैं, उन्होंने फौरन उन्हें समझाया कि इंस्पेक्टर केवल डराने की कोशिश कर रहा है, उनके खिलाफ कोई ठोस केस नहीं बन सकता और वह खुद इंस्पेक्टर से बात कर लेंगे। ये सुनकर थोड़ी राहत की सांस तो मिली, है ना? लेकिन असली सवाल तो अब आता है। सचिन ने पूछा कि दिलीप को जेल जाने से कैसे बचाया जा सकता है, और वकील साहब का जवाब वो था गेम चेंजर। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को अक्सर कोर्ट के बाहर ही सुलझाना पड़ता है और इसके लिए पैसे की जरूरत होती है। अब भाई, पैसा तो हर जगह चाहिए, लेकिन उन्होंने एक और रास्ता बताया, और वो रास्ता है शिकायत वापस लेना। अगर शिकायत वापस ले ली जाए तो पूरा केस खत्म हो जाएगा। अब ये बात सुनकर सचिन की आंखों में एक उम्मीद की किरण जगी। भले ही उसने माना कि यह आसान नहीं होगा, और फिर वकील साहब ने उन्हें अपनी मां को मनाने का सुझाव दिया। अब आप सोचिए, दिलीप को बचाने का पूरा दारोमदार अब रेणुका काकू पर आ गया है। वही रेणुका काकू जो दिलीप से इतनी नाराज हैं। क्या वो मानेंगी? क्या वो अपने गुस्से को छोड़कर दिलीप को एक मौका देंगी? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सचिन और साहिली बेचारे वकील साहब को धन्यवाद करते हुए वहां से निकल गए। उनके चेहरों पर एक नई चुनौती का सामना करने का दृढ़ संकल्प था। अब चलते हैं दूसरे सीन की तरफ, जो और भी दिलचस्प होने वाला है। सचिन और साहिली घर लौटते हैं। दरवाजे पर साहिली सचिन से पूछती है कि अब आगे क्या करना है, और सचिन का जवाब, उसने कहा कि बाबा की बाइकों से ही बात करनी होगी, यानी रेणुका काकू से। वो जानता है कि वे उसकी और साहिली की बात कभी नहीं मानेंगी, लेकिन अगर बाबा खुद कहें तो शायद वे मान जाएं। साहिली तो हिचकिचाने लगी। उसने कहा कि अगर काका चाहते तो उसे दिन रोक सकते थे, फिर अब कैसे मदद करेंगे? लेकिन सचिन ने हार नहीं मानी। उसने कहा कि कोशिश करना ही पड़ेगा और रिस्क उठाना होगा। यही तो हिम्मत है दोस्तों, हार मानने से पहले एक बार कोशिश तो करनी चाहिए, है ना? और अंदर पहुंचकर सचिन सीधा परेश काका के पास जाता है। अब ये सीन मेरे लिए बहुत ही इमोशनल था। सचिन साफ परेश काका को कहता है कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है, और जो भी बात वो अभी करने वाला है उसे गंभीरता से समझना होगा परेश काका को। फिर वह आगे दिलीप की स्थिति पर चिंता जताने लगता है और कहता है कि हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पुलिस दिलीप के पीछे पड़ी है। लेकिन परेश काका, वो तो पत्थर के बने हुए थे। उन्होंने बिना भाव बदले जवाब दिया कि दिलीप ने गलतियां की हैं, इसलिए पुलिस का उसके पीछे होना स्वाभाविक है। कितनी कड़वी सच्चाई है ये। तभी साहिली भी आगे बढ़ती है और दिल से विनती करती है परेश काका से। उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी आवाज में दर्द था। उसने कहा कि हाँ, दिलीप ने बड़ी गलती की है, लेकिन अगर वो जेल चला गया तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और तभी तेजस, ये तेजस भी ना
हमेशा गलत समय पर आता है। वो अचानक वहां आकर टोकता है और पूछता है कि आखिर आई कैसे केस वापस ले सकती है। वो नाराजगी दिखा ही रहा होता है कि परेश काका उसे रोक देते हैं। थैंक गॉड, वरना पता नहीं तेजस क्या बकबक करता। इसके बाद परेश काका खुद सचिन से सवाल करते हैं कि क्या उसे पता है कि वो उस दिन चुप क्यों रहा। उन्होंने कहा कि अगर वो रेनू से मदद मांग लेता और दिलीप को बचाने की बात कहता तो समाज के सामने उसकी इज्जत क्या रह जाती। अब ये बात सुनकर तो मेरा दिमाग घूम गया। क्या समाज की इज्जत एक बच्चे की जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण है? ये कैसा न्याय है? लेकिन सचिन फिर भी हार नहीं मानता। वो अपने बाबा को समझाता है कि जेल की जिंदगी इंसान को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ देती है। दिलीप के सपने और उसकी पढ़ाई सब बर्बाद हो जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो। सचिन ने अपने बाबा को याद दिलाया कि उसके बाबा ने खुद हमेशा कहा है कि पैसा सिर्फ परिवार को संभालता है, लेकिन पढ़ाई पूरी पीढ़ी को संवार सकती है। इसलिए वो चाहता है कि दिलीप की पढ़ाई बीच में ना रुके। कितनी गहरी बात कही है सचिन ने। शिक्षा ही तो है जो हमें आगे बढ़ाती है। इधर साइली भी बोलती है परेश काका को कि काका, एक पिता होने के नाते आपको दिलीप को जो सजा देना है वो आप दे सकते हो, लेकिन प्लीज उसको जेल में मत भेजिए। इतना कहकर सचिन और साहिली दोनों हाथ जोड़ते हुए नजर आते हैं परेश काका के सामने। लेकिन परेश काका, वो तो बस बिना कुछ कहे वहां से उठकर चले जाते हैं। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। क्या एक पिता अपने ही बेटे की जिंदगी को ऐसे बर्बाद होते देख सकता है? क्या उन्हें जरा भी दया नहीं आई? ये तो बहुत ही दिल। चलिए अब थोड़ा मूड बदलते हैं और चलते हैं रेस्टोरेंट की तरफ, जहां आकाश अपनी दुनिया में मगन है। दूसरा सीन की शुरुआत होती है रेस्टोरेंट से, जहां आकाश काम में व्यस्त होता है और एक केक तैयार कर रहा होता है रिया के लिए। अब ये सुनकर तो मुझे भी खुशी हुई। आकाश रिया के लिए सरप्राइज प्लान कर रहा है। कितना प्यारा कपल है ये। लेकिन उसके मन में रिया और तेजस से जुड़ी बातें चल रही होती हैं। वो सोचता है कि उसने अपनी माँ से वादा किया है कि वो किसी को तेजस के बारे में नहीं बताएगा, खास करके रिया को। लेकिन उसी झूठ को ढकने के लिए वो दिल से रिया के लिए सरप्राइज केक बना रहा है। अब ये तेजस का राज ना, ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है। कब तक आकाश इस झूठ को छिपाएगा और जब रिया को सच पता चलेगा तब क्या होगा? इसी बीच रिया का फोन आता है। वो उत्साह से आकाश से सरप्राइज की प्लानिंग के बारे में पूछती है। आकाश हल्के अंदाज में कहता है कि सब अच्छा चल रहा है, लेकिन अभी ऑर्डर्स की वजह से वो बहुत व्यस्त है। रिया बताती है कि उसका भी सरप्राइज लगभग तैयार है और आकाश को वो जल्दी घर आने के लिए कहती है। इस पर आकाश और भी एक्साइटेड हो जाता है और वादा करता है कि वो समय पर घर पहुंचेगा। रिया बार बार उसे देर न करने की हिदायत देती है। तभी बातों के बीच वो दोबारा तेजस से जुड़ी बात पूछती है, लेकिन तभी इधर नीतू की आवाज सुनकर आकाश जल्दी से कॉल कट कर देता है। और अब आता है इस सीन का सबसे धमाकेदार पल। बाहर आते ही आकाश देखता है कि पूरा स्टाफ तालियां बजाकर उसका स्वागत कर रहा होता है। नीतू मुस्कुराते हुए आकाश को बताती है कि आज से वो ऑफिशियली रेस्टोरेंट का सीनियर शेफ बन गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। आकाश को प्रमोशन मिल गया। ड्रामा क्वीन पूजा की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो आकाश। ये उसकी मेहनत का नतीजा है और सबको लंबे समय से इसका इंतजार था। इसके बाद नीतू आकाश के सिर से पुरानी वाली हैट हटाकर नई टोपी पहनाती है, जिस पर लिखा होता है द बेस्ट शेफ। साथ ही वो कंपनी की तरफ से एक घड़ी भी गिफ्ट करती है। ये उसके काम के लिए प्रशंसा और सम्मान का प्रतीक होता है। पूरा स्टाफ और मैनेजर तालियां बजाकर उसका उत्साह बढ़ाते हैं। आकाश खुशी और गर्व से भरकर सबको धन्यवाद देता है। वो कहता है कि ये नौकरी उसके लिए सिर्फ काम नहीं बल्कि पैशन है और अब वो पहले से भी ज्यादा समर्पण के साथ इस रेस्टोरेंट को अपना बेस्ट देगा। नीतू को खास तौर पर शुक्रिया अदा करता है आकाश, क्योंकि उसने हमेशा उसका हौसला बढ़ाया। ये देखकर बहुत अच्छा लगा। आकाश ने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। अब चलते हैं एक और धमाकेदार सीन की तरफ, जो हमें थोड़ा परेशान करने वाला है। अगले सीन में रोशनी शिक से फोन पर बात कर रही होती है। शिक उसे समझा रही होती है कि अब जबकि उसके और चिट्टी के बीच की डील पूरी हो चुकी है, तो ये चिट्टी ने उसे दोबारा क्यों बुलाया। तो रोशनी इधर कहती है कि उसे भी नहीं पता। वो आगे कहती है कि उसकी जिंदगी कभी परेशानी से खाली ही नहीं होती, रोज एक नया झंझट सामने आ ही जाता है और अब ये नया मसला भी आ गया है। बेचारी रोशनी, एक परेशानी खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती है। तभी शिक रोशनी को सावधान करती है कि उसे अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसे उस पर चिट्टी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और शिक बिल्कुल सही कह रही है। चिट्टी पर कौन भरोसा कर सकता है भला। इतना कहकर शिक कॉल कट कर देती है।
इसके बाद रोशनी तुरंत चिट्टी के अड्डे पर पहुंचती है। वहां पहुंचकर वो जानना चाहती है कि इतनी अर्जेंटली चिट्टी ने उसे क्यों बुलाया है। तो चिट्टी बातों को टालमटोल करने के बजाय उसे सीधा अंदर ले जाता है। कमरे के भीतर पहुंचते ही रोशनी की नज़र दिनेश पर पड़ती है, जो बेहोश बिस्तर पर पड़ा होता है और ऑक्सीजन मास्क लगा होता है। ये देखकर रोशनी चौंक जाती है, और मैं भी, ये क्या हुआ दिनेश को? चिट्टी उसे कहता है कि असल में उसने दिनेश को कुछ समय तक कैद में रख के डराने का प्लान किया था, ताकि बाद में उसे आसानी से भगा सके। लेकिन अचानक हालात बिगड़ गए और वो इस हालत में पहुंच गया। तो रोशनी घबराकर पूछती है कि क्या वो मर गया है? तो चिट्टी कहता है कि नहीं नहीं, ये जिंदा है, और तेरे कहने पर हम सब ने इसको बहुत धोया, फिर गलती से ना मेरी टांग इसकी छाती पर पड़ गई और तब से ये उठ नहीं पाया। वो नर्स बोली मेरे को कि अगर 1 हफ्ते तक इसका इलाज नहीं हुआ तो ये मर जाएगा। ये सुनकर तो मेरा खून खौल गया। क्या चिट्टी इतना घटिया इंसान है? किसी की जान से कैसे खिलवाड़ कर सकता है? तभी रोशनी कहती है, तो फिर इसको अस्पताल ले जाना चाहिए था ना, मुझे क्यों बुलाया? तो इस पर चिट्टी हंसते हुए कहता है कि अगर वो अस्पताल चला गया तो पुलिस सीधे उसे पकड़ लेगी और दिनेश सबसे पहले उसी का नाम लेगा। चिट्टी ये भी कहता है कि अगर उसने अभी मास्क हटा दिया तो कुछ ही मिनटों में दिनेश की सांसें थम जाएंगी, और अगर दिनेश की पत्नी ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करा दी तो पुलिस निश्चित तौर पर पहले उसी तक पहुंचेगी। तो ऐसे में उसके पास रोशनी का नाम लेने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। ये तो ब्लैकमेलिंग है। चिट्टी तो बहुत ही शातिर निकला, रोशनी को उसने पूरी तरह से फंसा लिया है। चलिए अब चलते हैं एक और भावुक सीन की तरफ, जो हमें थोड़ा सुकून देने वाला है। दूसरे सीन में हम रेणुका को देखते हैं, जो कि गहरी सोच में डूबी हुई बैठी होती है। उसका ध्यान कहीं और ही लगा हुआ होता है। तभी शकुंतला उसके पास आती है और उसे एप्पल देती है खाने के लिए, लेकिन रेणुका इतनी खोई हुई होती है कि वो उसकी बात सुनती ही नहीं। जब शकुंतला दोबारा पूछती है तो रेणुका चौंक कर ध्यान में आती है। तभी शकुंतला मुस्कुराते हुए उससे जानना चाहती है कि वो किसके बारे में सोच रही है। उसे साफ अंदाजा होता है कि रेणुका के ख्यालों में परेश ही है। तो रेणुका तुरंत इनकार करती है और कहती है कि वो क्यों परेश को याद करेगी। लेकिन अगले ही पल वो मान लेती है कि चाहे नाराजगी हो जाए, परेश हमेशा उसे पल भर में मना लेते थे। हाँ, एक बार उनका झगड़ा लंबा खिंच गया था, लेकिन इसके बाद कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं रहे। शकुंतला उसे समझाती है कि अगर इतना प्यार है तो फिर लड़ाई क्यों। तो रेणुका बताती है कि वो नाराज नहीं है परेश से, बस इस बार उसने ठान लिया है कि वो अपनी जिद नहीं छोड़ेगी। उसने परेश से साफ कह रखा है कि अगर वो उसे मनाने नहीं आएंगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब ये तो रेणुका काकू की स्टाइल है, कितनी प्यारी है ये। तो शकुंतला हल्की हंसी के साथ कहती है कि ये सब कहने की बातें होती हैं, अगर परेश सामने आ भी जाए तो रेणुका पिघल जाएगी। लेकिन रेणुका अपने अंदाज में जिद पर अड़ी रहती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और तभी अचानक डोरबेल बजती है। तो शकुंतला दरवाजा खोलती है तो सामने परेश खड़ा मिलता है। उसे देखकर रेणुका बाहर से सख्त दिखती है, लेकिन भीतर ही भीतर उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं और पल भर के लिए पूरा माहौल बदल जाता है। आहा, कितना। इधर दूसरी तरफ रोशनी चिट्टी को कह रही होती है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो क्या? तो चिट्टी कहता है कि तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो, और अब देखो तुम ही ने मुझे बोला था कि कुछ ऐसा करूं कि ये दिनेश तेरी जिंदगी से निकल जाए, और मैंने वैसा ही किया। तो अब अगर कोई पुलिस केस बनता है तो सबसे पहले मैं खुद को ही तो बचाऊंगा ना। ये चिट्टी तो बिल्कुल बेवकूफ बना रहा है रोशनी को, कितनी चालाकी से बात कर रहा है। तभी रोशनी कहती है कि बात को घुमाओ मत और तुम्हें क्या चाहिए वो सीधे सीधे बताओ। तो चिट्टी कहता है कि इस दिनेश का इलाज तो मुंबई में नहीं हो सकता, तो इसे मुझे केरला लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे मेरी पहचान का एक डॉक्टर है, और वहां पे ये पुलिस का लफड़ा भी नहीं होगा। तो अभी इसको वहां ले जाने में और इसकी जान बचाने में खर्च होगा कम से कम 2 लाख का। 2 लाख? ये तो हद है। चिट्टी तो पूरी तरह से रोशनी को लूटने पे तुला हुआ है। तभी रोशनी कहती है कि आप समझ में आया कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। इससे अच्छा है कि मर जाए, बेहतर है। रोशनी भी गुस्से में आ गई, लेकिन चिट्टी तो चिट्टी है, वो काम मानने वाला था। तभी चिट्टी कहता है कि ठीक है, मर जाए, उससे मुझे क्या, पर एक बात याद रखना कि मैंने तुझे पहले भी समझाया था, अगर ये मौत का राज बाहर आया तो पुलिस थाने से बारात आएगी टोली लेके तुझे लेने। ये तो सरासर धमकी है। रोशनी तो बुरी तरह फंस गई है। तभी रोशनी कहती है कि मैंने किसी की जान लेने को नहीं कहा था तुमको। तो चिट्टी कहता है कि तूने क्या कहा था और क्या नहीं कहा था उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू मुझे पैसे देगी तो मैं इसकी जान बचाऊंगा, वरना अंजाम क्या होगा ये तो तू जानती ही है। ये सुन के रोशनी बिल्कुल ही डर जाती है और कहती है कि ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं करती हूँ कुछ। इतना कहकर रोशनी चली जाती है, और अगले ही पल जो हमें दिखाया जाता है वो देखकर तो मेरे होश उड़ गए। चिट्टी अंदर जाके दिनेश के ऊपर जो ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ होता है उसे निकाल देता है, और दिनेश बिल्कुल ठीक होता है और दोनों मिलकर हंसने लगते हैं।
क्या? ये सब नाटक था? दिनेश जिंदा है? ये तो बहुत बड़ा धोखा है। दिनेश चिट्टी को कहता है कि मैंने कहा था ना कि ये रोशनी डर के मारे जितना पैसा मांगोगे उतना दे देगी। तभी चिट्टी कहता है कि इसलिए तो तू जिंदा है, पर ये 2 लाख बस EMI है, अभी तो असल और ब्याज ये सब वसूल करना है मुझे। उस देशमुख परिवार को मैं रोड पे लेकर आऊंगा, बर्बाद कर दूंगा मैं उन्हें। ये सुनकर तो मुझे बहुत गुस्सा आया। चिट्टी कितना घटिया इंसान है, वो देशमुख परिवार को बर्बाद करना चाहता है। रोशनी को तो उसने मोहरा बना लिया है। चलिए अब चलते हैं एक और प्यारे सीन की तरफ जो हमें थोड़ा सुकून देने वाला है। अगले सीन की शुरुआत होती है साहिली से, जो काफ़ी परेशान बैठी हुई होती है। उसके चेहरे पर स्ट्रेस झलक रहा होता है। बेचारी साहिली कितनी मुसीबतों का सामना कर रही है। तभी दूर से लिया उसे देख लेती है और मनी मन सोचती है कि वहिनी कितनी ज़्यादा तनाव में रहती है इन दिनों। रिया कितनी समझदार है, वो हमेशा दूसरों का ख्याल रखती है। फिर रिया पास आकर हल्के अंदाज में बातचीत शुरू करती है और बताती है साहिली को कि उसे अर्जेंट मदद चाहिए उससे। तो साहिली तुरंत पूछती है कि ये सब ठीक तो है ना? तो रिया कहती है कि सब कुछ ठीक है, बस आज उसका और आकाश का पहली मुलाकात की सालगिरह है और दोनों ने एक दूसरे को सरप्राइज देने का प्लान बनाया है। ये सुनकर तो मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। कितना प्यारा कपल है ये। ये सुनकर साहिली के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है। कुछ देर के लिए उसका तनाव कम होता है। रिया भी नोटिस करती है कि चलो इसी बहाने वहिनी के चेहरे पर थोड़ी रौनक तो आई। वो आगे बताती है कि उसका सरप्राइज थोड़ा सा मजाकिया और सिंपल है। तो साहिली उसे भरोसा दिलाती है कि रिया हमेशा सोच समझकर ही काम करती है और ज़रूर कुछ खास सोचा होगा उसने। इधर रिया कहती है कि वहिनी को दिखाए बिना समझाना मुश्किल होगा, इसलिए वो उसे अपने कमरे में लेके जाती है ताकि पूरा सरप्राइज दिखा सके। कितना प्यारा बॉन्ड है दोनों के बीच। इसके बाद कहानी कट होती है रेस्टोरेंट के सीन पर। यहाँ आकाश ने रिया के लिए खुद से एक खास केक तैयार किया होता है, लेकिन जैसे ही वो उस केक की तरफ मुड़ता है तो नीतू उस केक को खा चुकी होती है और उसकी तारीफ करने लगती है। ओ नो, ये क्या हुआ? नीतू ने आकाश का सरप्राइज केक खा लिया। बेचारा आकाश। वो कहती है कि आकाश के हाथ का बना खाना वाकई लाजवाब है और इसी वजह से लोग इस रेस्टोरेंट को इतना पसंद करते हैं। आकाश हल्की मुस्कान के साथ धन्यवाद देता है और मानता है कि ये तारीफ और प्रमोशन दोनों उसके लिए बहुत मायने रखते हैं। नीतू उसे फिर से याद दिलाती है कि ये प्रमोशन लंबे समय से डिजर्विंग था और अब जब मिल गया है तो इसे सेलिब्रेट करना बनता है। वो बताती है कि बाहर पूरी टीम उसका इंतजार कर रही है और स्टाफ मीट शुरू होने वाली है। जाने से पहले नीतू ये भी कहती है कि शिफ्ट के बाद उसे आकाश से एक ज़रूरी बात भी करनी है और फिर बिना उसकी प्रतिक्रिया सुने जल्दी से वहाँ से चली जाती है। ये नीतू भी ना हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती है। फिर नीतू के जाने के बाद आकाश का ध्यान फिर उस केक पर जाता है। वो उदास होकर सोचता है कि ये खास सरप्राइज रिया के लिए उसने बनाया था, लेकिन नीतू सब खा गई और उसकी मेहनत बेकार हो गई। बेचारा आकाश, कितना बुरा। अगले सीन में रिया साहिली को अपने कमरे में ले जाती है और उसे एक खास सरप्राइज दिखाती है। वो सरप्राइज होता है रिया और आकाश का एक पेंटिंग जो रिया ने खुद अपने हाथों से बनाया हुआ होता है। अरे वाह, रिया कितनी टैलेंटेड है। इसे देखकर साहिली खुश हो जाती है और तारीफ करती है। रिया बताती है कि ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि उसे यकीन है कि आकाश ने उसके लिए और भी बड़ा सरप्राइज प्लान किया होगा, खासकर क्योंकि उसे पता है कि रिया को उसके हाथ का बना खाना बहुत पसंद है। इसके बाद रिया साहिली से पूछती है कि वो इस सरप्राइज को और भी बेहतर कैसे बना सकती है। इस पर साहिली अपने और सचिन के रिश्ते की मिसाल देती है। कहती है कि सचिन बड़े बड़े सरप्राइज नहीं देता, लेकिन उसकी छोटी छोटी कोशिशें जैसे चाय बनाना या उसका पसंदीदा हलवा लाना हमेशा दिल तक पहुंचती ही हैं। कितनी प्यारी बात कही साहिली ने। सच में छोटे छोटे एफर्ट्स ही तो मायने रखते हैं। वो रिया को समझाती है कि उसके दिल से किए गए छोटे सरप्राइज भी आकाश के लिए बहुत मायने रखेंगे। रिया को भी ये बात समझ आती है और वो मानती है कि सरप्राइज सिंपली सही लेकिन हार्ट टचिंग होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। तभी अचानक रिया को एक नया आइडिया आता है, तो वो साहिली से मदद मांगती है। वो कहती है जब तक वो आइडिया सोचे तब तक साहिली ड्रॉअर से एक कार्ड निकाल ले। जब साहिली जाकर कार्ड खोलती है तो उसमें एक पेंटिंग होती है जिसमें साहिली, दिलीप, शोभा और जूही सब मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। ये देखकर साहिली भावुक सी हो जाती है। रिया तुरंत उसे दिलासा देती है कि जैसे इस तस्वीर में सब खुश दिख रहे हैं, वैसे ही असल जिंदगी में भी सब ठीक हो जाएगा। साहिली उसकी बातों से पिघल जाती है और रिया को गले लगाकर उसका शुक्रिया अदा करती हुई नजर आती है। कितना खूबसूरत पल था ये। रिया कितनी अच्छी है। इसके बाद साहिली आगे कहती है कि रिया की वजह से उसे इस घर में कभी अकेलापन महसूस नहीं होता।
रिया उसे भरोसा दिलाती है कि आगे भी एक हर लड़ाई में वो उसके साथ खड़ी रहेगी। इस भावुक पल में साहिली अपना दिल खोलकर कहती है कि उसकी सबसे बड़ी इच्छा काकू को घर वापस लाने की है। इवन अगर इसके लिए उसे खुद इस घर को छोड़ना पड़े तो वो भी तैयार है इसके लिए। क्या साहिली घर छोड़ने को तैयार है? ये तो बहुत बड़ा बलिदान है। लेकिन रिया उसे रोकती है और समझाती है कि ऐसा करने से सिर्फ आंटी की जीत होगी। साहिली को मजबूत रहने की सलाह देती है रिया और कहती है कि सही वक्त आने पर अंकल आंटी को जरूर समझा लेंगे, लेकिन फिलहाल साहिली को धैर्य रखना होगा। रिया बिल्कुल सही कह रही है, हार मानने से कुछ नहीं होगा, मजबूत रहना होगा। अगले सीन की शुरुआत होती है परेश और रेणुका की मुलाकात से। रेणुका मजाकिया अंदाज में खुद को खुशहाल दिखाती है, जबकि परेश साफ जताने लगता है कि वो अंदर से बिल्कुल ठीक नहीं है। कुछ देर बाद शकुंतला दोनों को अकेले छोड़कर कुछ सामान लेने बाहर चली जाती है। अब परेश खुलकर कहता है कि उसे उम्मीद थी रेणुका यहाँ दुखी होगी, लेकिन देखकर लग रहा है कि वो आराम से रह रही है। फिर बातचीत का रुख जल्द ही असली मुद्दे पर आ जाता है। परेश रेणुका से दिलीप के खिलाफ दर्ज शिकायत वापस लेने की गुजारिश करता है, तो ये सुनकर रेणुका गुस्से में भर जाती है। उसे लगता है कि परेश उसकी परवाह करने नहीं आया, बल्कि साहिली के भाई दिलीप को बचाने की कोशिश में यहाँ आया है। रेणुका साफ कहती है कि जिसने गुनाह किया है उसे सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन परेश शांत लहजे में उसे समझाने की कोशिश करता है। वो मानता है कि दिलीप से गलती हुई है, मगर इसे नादानी मानकर उसे एक और मौका देना जरूरी है। वो रेणुका को याद दिलाने लगता है कि उसके अपने बच्चे भी गलतियां कर चुके हैं, जैसे तेजस ने रिटायरमेंट के पैसे चुराए थे, फिर भी उन्होंने उसे जेल नहीं भेजा। लेकिन फिर भी रेणुका अड़ी रहती है कि उसके बच्चों ने कभी ऐसे चोरी लूट जैसे हरकतें नहीं की। लेकिन परेश अचानक कहता है कि सचिन की जेल की सजा से रेणुका को खुद भी पछतावा है और दिल में हमदर्दी भी है। उसकी नज़र में बच्चों को सुधारने का रास्ता सजा नहीं, बल्कि उन्हें सहारा देना है। वो रेणुका को ये भी समझाता है कि दिलीप का परिवार पहले से ही टूटा हुआ है, पिता का सहारा नहीं है। अगर इस केस को आगे बढ़ाया गया तो उनका जीवन पूरी तरह बर्बाद हो सकता है। तो रेणुका तर्क देती है कि उसे तभी शांति मिलेगी जब दिलीप को सजा मिले। लेकिन परेश पलटकर पूछता है, ये शांति कितने दिन चलेगी? हफ्ता, महीना या साल? और क्या उसकी खुशी किसी और परिवार के दुख की कीमत पर होनी चाहिए? कितनी गहरी बात कही है परेश काका ने। सच में किसी के दुख की कीमत पर खुशी नहीं मिल सकती। तभी रेणुका ताना मारती है कि क्या परेश उसे श्राप देने आया है? तो परेश समझाता है कि वो सिर्फ समझाने आया है। वो ये भी याद दिलाता है कि उसकी माँ हमेशा कहा करती थी, दूसरों को माफ करो, भगवान भी हमारी गलतियां माफ करता है। तो इसलिए वो बस एक और मौका देने की अपील कर रहा है। फिर लंबी बहस के बाद आखिरकार रेणुका मान जाती है। क्या रेणुका मान गई? ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन उसकी एक शर्त होती है, वो शिकायत तभी वापस लेगी जब साहिली इस घर को छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि वो उसके साथ रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या साहिली को घर छोड़ना होगा? ये कैसी शर्त है? ये तो बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये सुनकर परेश हैरान रह जाता है, और मैं भी। ड्रामा क्वीन पूजा की तरफ से मैं कह रही हूँ कि ये तो बहुत ही दिल दहला देने वाला फैसला है। एक बच्चे को बचाने के लिए दूसरे को घर छोड़ना होगा? ये कैसी कुर्बानी है? और इसी चौंकाने वाले मोड़ पर आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आप भी मेरी तरह इस ट्विस्ट से हैरान हैं? क्या साहिली घर छोड़कर चली जाएगी? क्या रेणुका काकू अपनी जिद पर अड़ी रहेंगी? और चिट्टी का वो नया खेल, क्या रोशनी उसकी चाल में फंस जाएगी? अपने विचार मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कमेंट को हाइप करना भी मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविज़न से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें उड़ने की आशा। और हाँ, ड्रामा क्वीन पूजा को भी देखते रहिएगा। बाय बाय।